बातें नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर सेकेंडरी। आगे आ गया परीक्षित। कल कहाँ गया था? कहाँ कहाँ पे? कहाँ गया बता। 20 हो गया ना हमारा। अच्छा, ऑप्शनल चल रही थी। ऑप्शनल एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा था, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रीड आउट करना स्टार्ट करें। क्या हुआ नंदिनी? कुछ प्रॉब्लम हुई? नो? ओके, बताओ क्या प्रॉब्लम है, बोलो। नो प्रॉब्लम, हंस रही है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द हाउसेस ऑफ ए रो। अब बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट वन। द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड कॉन्सेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। से हम लोग जहां पे रहते हैं, जिस भी गली कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं, तो वहां पे हाउस नंबर या प्लॉट नंबर होता है, तो वो कॉन्सेक्यूटिवली अरेंज होते हैं, जैसे प्लॉट नंबर 1, प्लॉट नंबर 2, प्लॉट नंबर 3। तो उसी तरीके से कोई रो है, उस रो में हाउसेस जो है वो अरेंज है, जैसे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, लाइक दिस। ओके, और 1 to 49 है। 1 to 49 एक ही रो में 49 घर हैं, और सबके प्लॉट नंबर इस टाइप से गिवन है, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 एंड सो ऑन टिल हाउस नंबर 49। आगे बढ़ते हैं। शो करके बताओ कि देयर इज द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई एक्स नंबर का घर है वहां पे, कोई हाउस नंबर एक्स भी है वहां पे। अब हाउस नंबर एक्स कौन हो सकता है? हाउस नंबर 10 भी हो सकता है। एक्स की वैल्यू 10 रखते हैं तो हाउस नंबर 10 होगा। एक्स की वैल्यू 20 रखते हैं तो हाउस नंबर 20 होगा। तो हमको पता लगाना है कि वो एक्स की ऐसी क्या वैल्यू में रखूं ताकि वो जो हाउस नंबर एक्स बनेगा मेरा, वो ऐसी सिचुएशन या ऐसी पोजीशन पर बने ताकि उस एक्स से प्रीसीडिंग जितने भी घर हों उनका सम, और उस एक्स से फॉलोइंग जितने भी घर हो यानी सक्सीडिंग जितने भी घर हो उनका सम बराबर हो। नहीं समझ आया? किस किस को बिल्कुल नहीं समझ में आया? बाकियों को समझ में आ गया? तीना समझ में आ गया? आ गया। देखो एक बार में समझ में आ गया। देखो कोई बात नहीं। सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेता हूं, चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कनेक्ट होता हूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हाउस नंबर 1 से लेके 10 तक अरेंज है, ऐसे मान लेते हैं। 49 नहीं मानते, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं सिचुएशन समझने के लिए। फाइन। अब इसमें से कोई भी घर पिक करो, लेट से मैंने घर नंबर 7 पिक कर दिया, तो 7 से प्रीसीडिंग कितने घर हैं? 7 से फॉलोइंग कितने घर हैं सक्सीडिंग? 3। तो इन सब का सम कितना होता है? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6। तो प्रीसीडिंग जितने भी घर हैं उनके हाउस नंबर्स का सम करें तो 21, और फॉलोइंग जितने भी घर हैं उनके हाउस नंबर्स का सम करो। 8 + 9 17, 17 + 10 27। तो ये दोनों तो अनइक्वल है ना, ये दोनों तो अनइक्वल है। इक्वल आना चाहिए। वो घर पता लगाओ, ऐसा कौन सा घर है वो पता लगाओ 1 से 49 के बीच में जिसके पीछे के सारे घर और जिसके आगे के सारे घर के हाउस नंबर्स का सम क्या आता है? इक्वल आता है। अब तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? अभी जैसे ये अनइक्वल आ रहा है, भाई ये तुमने सिचुएशन बनाई, भाई हो क्या रहा है, बट ये तो अनइक्वल आया। मान लो ये इक्वल आ जाता तो मैं कह देता हाँ सर वो घर नंबर मिल गया मुझे, 7 नंबर घर है, एक्स की वैल्यू 7 रखो, तो हाउस नंबर एक्स से पीछे वाले सारे घर और हाउस नंबर के एक्स के बाद के सारे घर का सम इक्वल है। पर वो इक्वल नहीं आया ना, तो यानी हाउस नंबर 7 भी इज नॉट द राइट आंसर। आपको 1, और ये तो 1 to 10 ही लिया है मैंने, वो 1 to 49 लेना है। तो 1 to 49 में वो घर चुन के बताना है जिससे पहले के सम और जिसके बाद के सम का घरों का सम इक्वल हो। क्लियर है? समझ आ गई? ओके। अब करें क्या इसको करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करेंगे। देखो ये मुझे पता है कि हाउस नंबर 1 से स्टार्ट हुई होगी कहानी, ठीक है, बिकॉज
These are extra equations, so we are not writing the full steps. वो आप अपने आप बनाओ. We are only solving the calculative part. Okay? घर नंबर 1 से कहानी शुरू हुई होगी, फिर हाउस नंबर 2, फिर हाउस नंबर 3, 4, 3 दो बार आ गया, 4, 5, 6 and so on and so on. ऐसे करते करते बीच में कहीं हाउस नंबर x भी होगा ना, बीच में ही तो है वो हाउस नंबर x जो हमको पता करना है. अच्छा, x से पिछला हाउस नंबर क्या होगा? x से पिछला x माइनस 1 होगा ना, जैसे 7 से पिछला 6, 7 माइनस 1, 10 से पहला 9, 10 माइनस 1. तो मैं x के अगल बगल के हाउस भी लिख देता हूं. इसमें कोई x माइनस 1 नंबर का भी कोई घर होगा, उसके जस्ट अगला x नंबर का घर होगा, उससे जस्ट अगला कौन सा होगा? x प्लस 1 नंबर का घर होगा, और ऐसे करते कुछ और घर भी होंगे, और ऐसे करते करते ये सीरीज 48 और 49 पे खत्म हो गई होगी. यस और नो? ये सीरीज समझ में आ गई क्या? ये सीरीज समझ में आ गई क्या? अब ये एपी है या नहीं है, चेक करो. है, क्योंकि प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है, जिसका पहली टर्म है a, दिस विल बी द फर्स्ट टर्म a, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 2 माइनस 1 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 1, यानी कॉमन डिफरेंस d भी हो गया मेरा 1, तो d भी 1 हो गया और a भी 1 हो गया इस AP का. ये तो क्लियर हो गया. अब करना क्या है? ये x की वैल्यू ढूंढनी है ताकि x से पीछे का जो सम है x के आगे के सम के बराबर हो जाए. अब प्रॉब्लम यह है कि x के पीछे का सम निकालना तो मेरे लिए आसान है. क्यों? क्योंकि x के पीछे का सम निकालने के लिए मुझे क्या करना है? यहां से लेकर यहां तक का सम करना है. तो ये तो स्टार्टिंग से शुरू हो रहा है, तो जो सम शुरू से शुरू हो, मतलब फर्स्ट टर्म से शुरू हो, उस सम को निकालने का फॉर्मूला तो है ना मेरे पास, SN क्या करता है? शुरू से काउंट करके सम ही तो निकाल के देता है आपको. जैसे मैंने कहा 1 से 5 तक का सम निकालो तो आप S5 कर देंगे. जैसे मैंने कहा 1 से लेके 6 तक का सम निकालो तो आप S6 कर देंगे. तो मैं कहूंगा अगर 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम करो तो आप क्या कर देंगे? x माइनस 1 कर देंगे. तो शुरू का मतलब x से पीछे का सम तो है मेरे पास, उसका फॉर्मूला है मेरे पास, फॉर्मूला से है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि x के आगे का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि x के आगे का जो सम होगा वो तो बीच में से पिक किया हुआ है ना, और किसी एपी में से बीच में से सम पिक करते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बनता है ये तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है. जैसे मैं कहूं इस किसी एपी के 10 टर्म्स का सम बताओ, तो आप इस समय तक केवल और केवल शुरू से लेके 10 टर्म्स का सम ही निकाल सकते हो. मैं अगर आपको कह दूं कि नहीं नहीं बीच में से 10 टर्म्स निकाल रहा हूं, उसका सम बताओ, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या आपके पास? तो वो वाला जो सम है वो तो बीच में से पिक किया हुआ सम है ना, वो वाला जो सम है वो तो बीच में से पिक किया हुआ सम है. ये वाला सम जो है वो शुरू से पिक किया हुआ सम है. तो शुरू से जो सम पिक करेंगे उसका तो फॉर्मूला है. लेकिन जो बीच में से आदमी ऐसा सम निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं. तो वो वाला सम कैसे निकाला जाए, सवाल ये. ठीक है, तो वो वाला सम निकालने का प्रोसेस 2-3 अप्लाई कर सकते हैं. 1-2 मेथड में बता देता हूं. इसका तो पता चल गया कैसे निकलेगा, इसका पता चल गया, उसका कैसे पता लगाएं. तो देखो एक तरीका तो ये है कि अगर आपको x प्लस 1 से 49 तक का सम चाहिए, जहां पे x की वैल्यू अभी तक मुझे नहीं पता, ये सम चाहिए, तो आप एक काम करो, आप पहले 1 से लेके 49 पूरा सम निकाल लो. निकाल लिया? उसमें से क्या माइनस करूं? 1 से लेके x तक का सम माइनस करो. समझ आया क्या? बोलो. 1 से लेकर और x तक का सम माइनस करो, तो जो बचेगा वो यही होगा. इतने में से अगर इतना माइनस कर दें तो यही बचेगा ना, इसी का सम बचेगा. तो ये मेथड हो गया. अब वो कैसे करेंगे? शुरू से लेके 1 से लेके 49 तक के सम को क्या कहेंगे? बोलो. S49 कहेंगे. क्या कहेंगे भाई? शुरू से लेके सम काउंट करना तो आता है ना मुझे, S49. और शुरू से लेके x तक के सम को क्या कहेंगे? SX. और SX जो है S49 से माइनस करेंगे. अब ये वाला सम और ये वाला सम दोनों बराबर हैं, इसको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल देंगे. ये समझ आया? ओके. अब अगर इस तरीके से करते हैं तो SX माइनस 1 क्या होगा? लगाओ फॉर्मूला. x माइनस 1/2, n/2 करते हैं ना, तो x माइनस 1/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस n माइनस 1. n की जगह क्या रखूंगा? देखो n की जगह x माइनस 1 है, n की जगह x माइनस 1 है, लेकिन n माइनस 1 भी तो होता है, तो x माइनस 1 माइनस 1 दो बार आएगा भाई. n माइनस 1 करते हैं ना, अब n की जगह ही x माइनस 1 है,
तो x -1 दो बार -1 होगा, समझ आया। सो x -1 इंटू डी, तो डी वही 1 है, तो ये तो आ गया इधर का सम, ये तो आ गया इधर का सम। उधर का सम देखो, S49 तो करना बहुत आसान है आपके लिए, 49/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1, 49 -1 क्या होता है 48 इंटू डी, डी भी 1 है, तो S49 तो आसानी से निकल गया। Sx निकालते हैं, चलो Sx कैसे निकालेंगे, माइनस करना है उसमें, Sx का मतलब x/2, 2a तो वही बनेगा सब में 2 इंटू 1 प्लस n-1, तो n की जगह क्या रखना है अब x, तो x-1 और इंटू डी, डी वही 1 है, तो ये एक्सप्रेशन हमने खोल के रख दिए। अब इसको सॉल्व करो, सो x-1 डिवाइडेड बाय 2, उसको ब्रैकेट लगाओ क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 इंटू 1 क्या होता है 2 प्लस x-1 x-2 और x-2 को 1 से करेंगे तो वही x-2, जिसमें से भी 2 से -2 कट गया, तो क्या बचा x, एक तो x बचा मल्टीप्लाइड बाय x-1 और डिनोमिनेटर में क्या बचा 2, x इंटू x-1 डिवाइडेड बाय 2, ये बचा है मेरा फाइनली LHS पार्ट। अब RHS चेक करें, RHS में इसको सॉल्व करो, 49/2 क्या होता है 2 इंटू 1 2 प्लस 48 इंटू 1 और 48 प्लस 2 यही कर दो, उसको कितना हुआ 50 हो गया, ये मल्टीप्लाइड बाय 50 और 2 1 2 25, ये तो हो गया मेरा S49। अभी मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्या आ रहा है देन माइनस, उसको सॉल्व करते हैं x/2, 2 1 2, x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही x-1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 क्या होता है 1, सो ये फाइनली 1 प्लस x हो जाएगा, 1 प्लस x हो जाएगा। चलो इतना समझ आया, चले नेक्स्ट पेज पे। अब देखो इस एक्सप्रेशन में से या इस इक्वेशन में से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब जब x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाओ और कांस्टेंट टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ, तो x वाली टर्म एक तो ये है और एक ये है और कांस्टेंट टर्म ये है, तो इस -x/2 वाली टर्म को इधर ले आए तो इधर +x/2 वाली टर्म हो जाएगी ये। चलो देखते हैं क्या होगा, इधर तो है मेरे पास x इंटू x-1/2, x इंटू x-1/2, उधर से -x/2 इधर आके क्या बन जाएगा +x/2, और आगे क्या लिखा हुआ है लिख दो 1 + x है, तो आप भी लिख दो 1 + x, यानी x इंटू 1 + x/2 हो गया ये। ओके, इक्वल टू RHS में क्या बचा ओनली एंड ओनली 49 इंटू 25 करना है, 49 इंटू 25 करो, 25 9 जा 135, रिमाइंडर 13 और फिर क्या है 49, तो 25 4 जा 100, सॉरी गलत किया, 25 9 जा 135 नहीं होता है, 15 9 जा होता है, 25 9 या 225, 25 9 जा 225, तो रिमाइंडर 22 बच गया, और 25 4 जा 100, 100 और 22 120, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 2 LCM ले लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1 -x प्लस x इंटू 1 x इंटू x स्क्वायर इक्वल टू 1 2 2 5, -x प्लस x खत्म, 2x स्क्वायर हो गया, सो 2x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, तो 2 से 2 खत्म, x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1225 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √1225, जो कि होता है 35, 35 का स्क्वायर होता है 1225, याद होना चाहिए, नहीं तो शॉर्टकट क्या बताया था 35 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 से अगला नंबर क्या होता है 4, 3 गुना 4 क्या होता है 12, शॉर्टकट है ये, बताया था ना, जो भी नंबर 5 से एंड हो उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज प्लेस करो, जो 10th प्लेस पे है उसको उसी के अगले नंबर से गुणा करो, 3 है तो 4 से करो, 4 है तो 5 से करो, 6 है तो 7 से करो, तो 3 है तो 4 से करूंगा, 3 चौक 12 हो गया, तो 1225 का रूट क्या हो गया 35, यानी घर नंबर 35 वो घर है, हाउस नंबर 35 वो हाउस है जिससे पहले का सम और जिसके बाद का सम बराबर होगा, यानी 1 से लेके 34 का सम और 35 के बाद आ जाओ 36 से लेके 49 का सम करके देख लो, मैनुअली बराबर निकलेगा, ठीक है, 1 से लेके 34 का सम और 36 से लेके 49 तक का सम बराबर निकले, समझ आया, समझ आया, थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज कैलकुलेशन पार्ट दोनों चीज समझ में आ गई। ओके, अब मैंने क्या कहा था, एक मेथड और इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं सम को डिफाइन करने के लिए, जैसे कि एक बार फिर से मैं एपी लिख रहा हूं, क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, फिर बीच में कहीं x-1 नाम का घर है, उससे जस्ट अगला x नंबर का घर है, उससे जस्ट अगला x+1 नंबर का घर है, फिर कुछ घर है और लास्ट में 49 है, ऐसा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहां से यहां तक का सम निकालना है पहले,
फाइन। फिर क्या करना है, यहां से यहाँ का सम करना है बाद में। तो देखो मैं जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करूं तो, क्योंकि मेरे पास दोनों सम में फर्स्ट और लास्ट टर्म है, फर्स्ट और लास्ट टर्म है, मेरे को दोनों सम के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म है ना, तो जब फर्स्ट और लास्ट टर्म होता है तो सम का छोटा फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होता है, तो वो वाला अप्लाई करके देखेंगे तो क्या होगा n/2। तो इधर कितनी टर्म्स हैं, इधर 4 ही टर्म्स हैं। ये कहां तक जा रहा है, x-1। अगर ये 10 तक जाता तो 10 टर्म्स होती, ये 20 तक जाता तो 20 टर्म्स होती, तो ये x-1 तक जा रहा है तो x-1 ही टर्म्स है, तो x-1/2 n/2। a प्लस l, a क्या है 1 प्लस l क्या है x-1, तो ये तो आ गया इधर का सम। अब उधर का सम निकालो, n/2 उधर भी करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ x+1 से लेकर 49 तक कितनी टर्म्स होंगी, सोच के बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ 31 से 49 कितनी टर्म्स होती हैं, कितनी होती हैं 31 32 ऐसे करके 31 से 49 कितनी टर्म्स होती हैं, 18 होती हैं। फिर गिन ले, अब तू तेरी तो आदत बनी हुई है बस माइनस कर दो, और उस दिन भी बताया माइनस करके +1 मत करना, मत भूला कर। कल ही बताया शायद मैंने, झंडे गाड़ने वाला क्वेश्चन आया था ना, कि जब अपन डिफरेंस कर देते हैं तो +1 करना मत भूला करो। ठीक है, तो 31 से 49 गिन लो ना, मुझे पे 19 नंबर्स हैं कि नहीं है, 31 32 33 34 35 19 नंबर्स हैं। तो कैसे हम 31 से 49 का सम में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, अगर काउंटिंग नंबर्स हो, नेचुरल नंबर्स हो, तो कैसे निकालते हैं, इन दोनों का गैप और +1 एक्स्ट्रा कर दो। तो अब x+1 से 49 का गैप कैसे निकालें, तो 49 और x+1 का पहले तो डिफरेंस कर दो और लास्ट में क्या कर दो +1। कर रहा हूं देखो मैं, 49 माइनस x+1, ये तो कर दिया मैंने डिफरेंस, लेकिन +1 भी करना पड़ेगा, इतनी टर्म्स है ये तो n की वैल्यू है, n/2 और a प्लस l। तो पहली टर्म क्या है x+1, आखिरी टर्म क्या है 49। तो ये इधर का सम और इधर का सम डिफाइन करने का थोड़ा सा आसान तरीका हो गया। इक्वेशन तो वही बनेगी x² = 1225 इधर भी, लेकिन उस जब बड़े फॉर्मूला से सम डिफाइन किया तो ज्यादा बड़ा एक्सप्रेशन बन रहा था, और छोटे फॉर्मूला से सम डिफाइन किया a प्लस l से तो थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन बन रहा है। कर लो इसको सॉल्व। अब देखो 1 - 1 तो कट गया, x बचा, तो वही सेम बन रहा है, देखो x × x-1/2, पहले पिछली बार भी ऐसे ही बना था। और इधर आ जाओ तो 49 + 1 क्या होता है 50, और 50 - 1 फिर से करेंगे ना भैया, -x+1 करेंगे तो -1 हो जाएगा, 50 - 1 करेंगे वापस 49 हो गया, तो ये क्या हो गया 49 - x/2, और अंदर आएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा x + 1 + 49 50, ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का काम घर से करना, वही x² = 1225 आपकी इक्वेशन बनेगी, यहां से भी सेम, और वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 35। ठीक है क्या, बोलो किसी को कोई डाउट, बोलो कोई डाउट नहीं है, बोलो नीलेश। इसके आगे सॉल्व कैसे करोगे, सबको सबसे मल्टीप्लाई करो, 49 × x, 49 × 50, x × x, x × 50, इधर x × x, x × -1, फिर x वाली टर्म्स इधर लेके जाओ, कांस्टेंट टर्म्स उधर लेके जाओ। अच्छा 2 से तो 2 सीधे ही काट दो, 2 से तो 2 सीधे ही काट सकते हो, 2 से तो 2 सीधे ही काट दो। अब न्यूमरेटर पार्ट्स को सॉल्व करना है आपको, कर देंगे, बोलो कोई डाउट हो तो भाई। नहीं इसमें से पूछ रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, वो तो टेलीग्राम में तो जिस दिन डाउट्स होते हैं उस दिन तो आपके आ ही जाते हैं, पर पूरे चैप्टर के दौरान नहीं आते, पता नहीं क्यों संभाल के रखते हो तब तक। बोलो शैली, लास्ट डे डाउट्स निकल के आते हैं सारे, या टेस्ट को थोड़ा सा पोस्टपोन करने की स्ट्रेटेजी है बस। हाँ ऐसी स्ट्रेटेजी है, टेस्ट थोड़ा पोस्टपोन हो जाए 1-2 दिन, एक कुछ ज्यादा डाउट्स पूछ लें तो, और शैली के कंधे में बंदूक रख के चलाई जाती हो। शैली तू डाल देना डाउट्स, क्योंकि हम डालेंगे तो सर विश्वास ही नहीं करेंगे, तो बीच बीच में डाउट्स डालते रहा करो। ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये आप रेगुलरली करते रहो, कोई 1 या 2 दिन नहीं होती पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने का हर रोज है, हर दिन पढ़ाई करने का दिन है अभी हमारे लिए। सो किसने डाउट्स डाले हैं बताओ, शैली ने? अच्छा ग्रुप के अंदर ही डाले ना आपने, तो सीधे ग्रुप को खोल लें अपन। एक शैली ने डाले और किसने डाले थे, सबने डाल दिए, देखते हैं कौन है वो सब, और सर कल कितने सॉरी नहीं आया था। और कितने लोग हैं वो सब में।
अभी तो लोड ही नहीं हो रहा आपकी डाउट्स। सर कल शौर्य नहीं आया था ना। कल शौर्य नहीं आया था, आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? आप हमसे यार पूछ रहे हो? मैंने क्या किया? आया तो है ये ना। वीडियो ऑन कर ले शौर्य। शौर्य प्लीज टर्न ऑन योर अच्छा, वीडियो। हाँ सर भूल गया। मैंने क्या किया? मेरे पे फालतू में बोल रहा है। अब घर जाके लड़ना, कहीं भी शुरू हो जाते हो, न जगह देखते हो न समय। यहां से शुरू करना है। ओके लेट्स सी। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, देखना एक बार, एक मिनट। अरे इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि एएम का मतलब क्या होता है। एएम का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है मीन, और मीन का मतलब एवरेज। तो उसी के दो तीन नाम है, यानी एवरेज निकालना है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है ये ए और बी का अरिथमेटिक मीन है, यानी ए और बी का एवरेज है। तो ए और बी का एवरेज कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर्स का एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ के और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो ए और बी को जोड़ूंगा तो ए प्लस बी, और ए और बी कितने नंबर्स हैं, दो, तो दो से डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो गया अरिथमेटिक मीन ए और बी का। बोलो। अच्छा ए बी सी का अरिथमेटिक मीन क्या होगा बताओ? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। अब ये तीन लोग हैं तो सबको जोड़ो, डिवाइड करो जितने भी लोग हैं, इसी को बोलते हैं एवरेज निकालना। अब ये अरिथमेटिक मीन इसके बराबर है, या अरिथमेटिक मीन इसके बराबर है। तो आपको किसकी वैल्यू पता करनी है, एन की वैल्यू पता करनी है। मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, क्लियर। एक्सप्रेशन है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन होल डिवाइडेड बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। तो एक्सपोनेंट्स का खेल है यहाँ पे सारा, जिसको एक्सपोनेंट सॉल्व करने आते हैं, पावर्स एंड ऑल। तो ये क्वेश्चन इजी है उसके लिए। इक्वल टू अरिथमेटिक मीन, ये जो एक्सप्रेशन है ए और बी का अरिथमेटिक मीन है। तो ए और बी का अरिथमेटिक मीन मैंने अभी बताया ना क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2। और देखो उसने भी बता दिया। अच्छा ये तो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में देखो बताया, वी नो दैट द एम बिटवीन ए एंड बी इज दिस। ठीक है ओके। अब इसको इसको एज एन इक्वेशन मानते हुए हमको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन की वैल्यू फाइंड आउट करें कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं, दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस करवा दूं। सो 2 इंटू ए की पावर, अच्छा ए की पावर एन प्लस वन को क्या बोल सकते हो आप, ए की पावर एन प्लस वन को क्या बोल सकते हो, ए की पावर एन इंटू ए की पावर वन बोल सकते हो। जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स जुड़ जाती हैं, तो पावर्स जुड़ी हुई है वहां पे, तो मैं बिखेर भी सकता हूं। ओके प्लस बी की पावर एन प्लस वन को बोलो क्या बोल सकते हो आप, बी की पावर एन इंटू बी की पावर वन, और बी की पावर वन तो बी होता है, बी लिख के छोड़ दूं। सिमिलरली इसको भी ए लिख के छोड़ दूं, ए की पावर वन तो ए होता है। चलो तो ये मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसको इससे भी तो कराओ, इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर एन प्लस बी की पावर। तो इसको सबको सबसे कराना पड़ेगा, इधर कराओ, ए को ए की पावर एन से कराओ। तो ए को ए की पावर एन से कराएंगे तो क्या लिख दूंगा मैं, ए इंटू ए की पावर एन। ओके ए को बी की पावर एन से कराओ जरा, ए इंटू बी की पावर एन प्लस, अब बी को ए की पावर एन से कराओ जरा, बोलो। नहीं बी बाद में लिखो, हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज किया करो। तो ए की पावर एन पहले लिखो और बी बाद में लिखो, प्लस बी इंटू बी की पावर एन को क्या लिखेंगे, बी इंटू बी की पावर एन ही लिखेंगे। ये हो गया मेरा पूरा एलएचएस पार्ट। और आरएचएस पार्ट में 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वो आरएचएस हो गया, ये एलएचएस पार्ट में 2 से मल्टीप्लाई करें। सो 2 इंटू ए की पावर एन प्लस 2 इंटू बी की पावर एन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब इसमें है ये टोटल 6 टर्म्स है, दो इधर है, एक दो और चार उधर है, 1 2 3 4। इन 6 में से 4 टर्म्स मतलब दो दो के पेयर करके 4 टर्म्स मैच कर रही है, चेक करो। देखो ए इंटू ए की पावर एन और ए इंटू ए की पावर एन, ये दोनों टर्म्स मैच कर रही है। और बी इंटू बी की पावर एन और बी इंटू बी की पावर एन, वो टर्म्स भी मैच कर रही है। तो जो टर्म्स सेम नेचर की होती हैं वो प्लस माइनस हो सकती हैं। तो इसको इसमें से माइनस कर दो क्योंकि वो प्लस में है, और इसको इसमें से माइनस कर दो क्योंकि वो भी प्लस में है। तो इधर इनकी तादाद कितनी है, दुगनी।
उधर उनकी तादाद कितनी है, सिंगल, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। जैसे 2x में से x जाता है तो x बचता है, 2y में से y जाता है तो y बचता है। तो 2 इंटू a की पावर a इंटू a की पावर n में से सिंगल a इंटू a की पावर n जाएगा, तो सिंगल a इंटू a की पावर n बचेगा। बोलो भाई, 2 घोड़ों में से 1 घोड़ा गया, कितने घोड़े बचे, बोलो 1 घोड़ा, तो इसको घोड़ा मान ले, ये 2 घोड़ा हो गया, वो सिंगल घोड़ा हो गया, 2 घोड़ा माइनस 1 घोड़ा यानी कि सिंगल घोड़ा। ठीक है, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये a इंटू a की पावर n हो जाएगा, ये कट गया। ओके, इसको भी इसमें से माइनस कर दे तो ये भी ट्वाइस है और वो सिंगल है, तो क्या बचेगा, सिंगल बचेगा। b इंटू बी की पावर n, वो भी कट गया। अब RHS में क्या बचा चेक करो, a इंटू, बोलो b की पावर n प्लस a की पावर n इंटू b। अब 4 टर्म्स रह गई, बोलो। अब इन 4 टर्म्स में से आपको कॉमन लेना है। अब कॉमन कैसे लेना है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको इससे मैच करके, इसको इससे मैच करके कॉमन लो। दूसरा ऑप्शन, या तो पहले को आखिरी से करके और दूसरे को तीसरे से मैच करके कॉमन लो। दोनों में से एक ऑप्शन तो आपको डेड एंड पे ले जाएगा, मतलब कुछ इक्वेशन समथिंग इक्वल टू समथिंग आ जाएगी, आगे n की वैल्यू निकल ही नहीं सकती। और दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको सही रास्ते ले जाएगा, मतलब वहां से n की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब ये लक है, हम पहले कौन सा चूज करते हैं, तो बोलो फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ यूज करें या फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड यूज करें, फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड, पक्का। ओके लेट्स सी, चलो तो फर्स्ट फोर्थ, तो पहले और आखिरी को साथ में लेके जाओ और इसको साथ में लेके जाओ, तो ये हो जाएगा a इंटू ए की पावर n, और वो प्लस में तो इधर आके माइनस क्या हो जाएगा, a की पावर n इंटू बी। ओके, RHS में ये रखा हुआ है a इंटू बी की पावर n, और इसको भी इधर लेके आओ तो माइनस b इंटू बी की पावर। समझ में आया ना क्या किया मैंने, समझ में आया, मैंने पहले टर्म को इसके पास ले आया और दूसरे टर्म को उसके पास ले गया। ठीक है, अब कॉमन लो जरा, इधर LHS पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, देखो a इंटू ए की पावर n और उधर a की पावर n, तो a की पावर n a की पावर n कॉमन है, बोलो है, ले लो। तो ये लो साहब, मैंने a की पावर n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा a माइनस इधर से क्या बचा b, उधर आओ, इन दोनों में क्या कॉमन है, और अंदर क्या बचा, a माइनस बी से a माइनस बी खत्म, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n, क्या यहां से n सॉल्व हो सकता है, बोलो। यहां से नहीं, आप सोचो n की वैल्यू कैसे सॉल्व होगी यहां से, भाई हम डेड एंड पे आ गए ना, बताओ n की वैल्यू सॉल्व हो सकती है क्या। देखो हम ज्यादा से ज्यादा ऐसे कर सकते हैं, कहां तक आ गए हम, a की पावर n इक्वल टू b की पावर n, तो हम ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कराओ, तो a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, उधर 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा a बाई b पूरे की पावर n इक्वल टू 1, और 1 को क्या लिख सकते हो आप, a बाय b पूरे की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1, तो यहां से n की वैल्यू क्या आ गई, बेस सेम हो गए, a बाय b, तो बेस सेम हो गए तो n की वैल्यू 0। सो ये n की वैल्यू 0, ये करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, अब यानी कि हमारा ऑप्शन गलत था, हमको क्या करना था, पहले को तीसरे से कम क्लब करना था और सेकंड को फोर्थ से क्लब करना था। ठीक है, चले रिवर्स डायरेक्शन में, क्या हुआ, चलो रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। तो अब क्या करूं मैं इसको लेके आया था ना, इसको वहीं रहने दो, इसको लेके आओ उसके पास, तो लेके आओ, ये क्या हो जाएगा माइनस a इंटू, बोलो a इंटू बी की पावर n, अब उधर कौन बचा, एक तो चौथा नंबर का बचा a की पावर n इंटू बी, और ये दूसरे नंबर का इधर ले आओ माइनस b इंटू बी की पावर n। अब जरा कॉमन लेना, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, केवल a आ रहा है, केवल a आ रहा है क्या, जस्ट ओके, a कॉमन आया तो क्या बचा बताओ, a n माइनस बी एन, और इधर बताओ क्या कॉमन आया b, और क्या बचा फिर वहां से, तो बेटा यहाँ पे इस जगह डेड एंड आ गया ना, n की वैल्यू तो 0 ही है, पिछला वाला सही था, फिर तो किसने भेजा था आंसर्स, वी नीड आंसर्स। सो देखो यहाँ पे इस तरीके से डेड एंड मिला है उल्टा, a की पावर n माइनस b की पावर n कट गया, तो n तो बचा ही नहीं सॉल्व करने के लिए, a इक्वल टू b रह गया, तो दैट मीन्स पिछला सही था। यानी करना क्या है, पहले को चौथे से और दूसरे को तीसरे से, तो उसमें क्या होगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगी a की पावर n इक्वल टू b की पावर n,
क्या a की पावर n इक्वल टू b की पावर n। लड़ लो, अच्छे से लड़ लो पहले। चलो अब इधर देखो, अरे छोड़ो, इधर देखो n की वैल्यू 0 करेक्ट है या नहीं, ये चेक करना है ना आपको। आपको क्या चेक करना, करेक्ट है। और आपको चेक करना हो कि करेक्ट है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चन पे आओ वापस, n की वैल्यू 0 पुटअप कर दो ना। तो 0 + 1 0 + 1 0 0 0 + 1 क्या होता है 1, तो a की पावर 1 a, दिख नहीं रहा, a की पावर 1 a, b की पावर 1 b डिवाइडेड बाय a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 + 1 2, तो a + b/2 मिल गया ना अरिथमेटिक मीन n की वैल्यू 0 पुटअप करने से। दैट मीन्स n की वैल्यू वहां पे 0 ही पुटअप करनी है। ओके, कोई डाउट बताओ। शौर्य आपका वीडियो क्यों बंद हो जाता है बार बार। सर नेटवर्क इशू हो रहा है यहाँ पर। शैली, शैली ये पढ़ लो क्वेश्चन, अरे बातें नहीं, ये पढ़ लो क्वेश्चन। वैसा आसान नहीं है मानता हूं, लेकिन उस टाइप का है। और ये कौन सी बुक खोली है पता है मैंने, क्लास 11th की बुक खोली है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं आप पूछ नहीं सकते, बट आपको जस्ट बता रहे हैं कि ये 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं। आ जाए तो भी, मैंने अब पहले बता देता ना तो आपको लगता सर बहाना मारे, इसलिए पहले सॉल्व करवाया मैंने। तो n की वैल्यू 0 है, ठीक है। ओके, अब अगला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर, इसको क्लोज कर दो। ये इंपॉर्टेंट है एज क्लास 10th के कोर्स के हिसाब से, मतलब ये इसी साल का है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है, संयम आपके भी नेट की कनेक्टिविटी का इशू आ गया क्या। डिटरमाइन के की ऐसी वैल्यू निकाल के बताओ ताकि ये टर्म कॉमा, ये टर्म कॉमा, ये टर्म 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी बने, यानी एपी की 3 लगातार टर्म्स होनी चाहिए ये। अब अगर ये एपी की 3 लगातार टर्म्स हैं तो इसमें से इसको माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस आ सकता है, और इसमें से इसको माइनस करो तो भी कॉमन डिफरेंस आ सकता है। किसी भी एपी की कोई भी 3 लगातार कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे तीसरी चौथी पांचवी, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं, कोई भी 3 लगातार टर्म्स में उठा लूं तो वहां से 2 तरीके से कॉमन डिफरेंस निकाला जा सकता है, और कॉमन डिफरेंस सेम ही निकलता है। तो पहले तरीके से निकालो, फिर दूसरे तरीके से निकालो, और कॉमन डिफरेंस सेम रख दो, वहां से के की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, वेरी इजी। चलो इसमें से इसको माइनस करो जरा, क्या मिलेगा। ये दूसरी टर्म है, ये पहली टर्म है, करो माइनस। 2k² में से k² गया तो सिंगल k², बोलो। फिर 3k में से 4k गया तो कितने के बचे, -k। फिर कांस्टेंट में से कांस्टेंट घटाओ, 6 में से 8 गया तो, ये तो पहली तरीके से कॉमन डिफरेंस निकला। दूसरी तरीके से निकालने के लिए इसमें से इसको घटाओ, तो 3k² में से 2k² गया तो अगेन सिंगल k², देन 4k में से 3k गया तो सिंगल k पॉजिटिव वाला, और 4 - 6 गया तो -2। इन दोनों कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दूं, क्योंकि एपी की अगर ये 3 टर्म्स हैं तो कॉमन डिफरेंस कितनी भी तरीके से निकालो सेम निकलना चाहिए। यहां से क्या क्या कटा, k² से k² खत्म, -2 से -2 खत्म, ये k को उधर बुलाओ तो -k - k = 0, -2k = 0, तो k = 0। सारे क्वेश्चंस का आंसर 0 ही है क्या, k = 0 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं इसमें k की वैल्यू 0 रख दूं, अगर मैं इसमें k की वैल्यू 0 रख दूं तो ये एपी की 3 टर्म्स बनेंगी। चेक करते हैं बनती है कि नहीं बनती है, बन रही है। देखो k की वैल्यू 0 रखते हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या बचेगा 8 6 4, तो 8 6 4 एपी की 3 टर्म्स बन सकती है ना। देखो 8 - 6 8 - 2 6 -2 4 बन रही है, हो गया। चले नेक्स्ट। ओके, सो इट वाज एन इजी वन एंड इंपॉर्टेंट वन ऑल्सो। इंपॉर्टेंट है ना, इससे पिछले वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट,
ये देखो क्या है, इसने आपने सॉल्यूशन डाल तो रखा है, सॉल्यूशन समझ नहीं आया, ये किसने भेजा है? तो आर्या आपने सॉल्यूशन डाल तो रखा है, समझ नहीं आया, या ऐसे ही डाल दिया कि डालना शगुन होता है कि चलो सर डालने तो हम ही डाल देंगे, सर को लगेगा आर्या भी पढ़ती है। आप नहीं पढ़ते? मतलब मैं आर्या पढ़ती है, नहीं सर मैं कहाँ पढ़ती। तो इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ? ये आपने सॉल्यूशन डाल रखा है तो मैं क्या समझाऊं, मैं समझ नहीं आया कि इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्या करना है। आपको सॉल्यूशन समझ नहीं आया या क्या? हाँ देखा ही नहीं हमने तो, है ना, देखा तो ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया क्या? ए बी सी डी ई फॉर्म एन एपी, 5 नंबर से ए बी सी डी ई जो एपी में है, जो एपी बनाते हैं, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ये 5 टर्म्स एपी बनाते। पंकुड़ी एंड नंदिनी खड़े हो, पंकुड़ी एंड नंदिनी खड़े हो, नहीं आप खड़े हो पहले, मैं बैठने के लिए बोल ही नहीं रहा हूँ, तो खड़े होने के लिए बोल रहा हूँ, मैं बैठ जाती हूँ। ए बी सी डी ई अगर 5 टर्म्स एपी में हो तो क्या होगा, क्या होगा? हाँ 5 टर्म्स अगर एपी में है, दीज आर द 5 टर्म्स ऑफ एपी, मतलब ये एपी बनाती हैं, मतलब ये किसी भी एपी की 5 टर्म्स हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मान लो, छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं मान लो, कुल मिलाकर 5 लगातार टर्म्स है ये। तो क्या होगा? तो इन सबका कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा, बोलो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर आएगा। अच्छा मान लो ये पहली टर्म है, मान लो ये पहली टर्म है, तो पहली टर्म को हम क्या कहते हैं? A1, बोलो पहली टर्म को हम क्या कहते हैं? तो A1 की वैल्यू क्या है? A। ये दूसरी टर्म है तो उसको क्या कहेंगे हम? A2। तो A2 की वैल्यू क्या है? B। तीसरी टर्म C है तो A3 की वैल्यू हो गई C। चौथी टर्म D है तो A4 की वैल्यू हो गई D। और पांचवी टर्म E है तो A5 की वैल्यू हो गई E। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब A1 की एक्सपेंडेड फॉर्म और A2 इन सबकी एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना सिखाया था, बताओ A1 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? A प्लस डी, फिर A2 की क्या होगी? तो A प्लस 1D और A प्लस डी अलग अलग चीज। A1 की क्या होगी? ओनली A। A1 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी? ओनली A। A2 की A प्लस डी, A3 की A प्लस 2D, और A4 की A प्लस 3D, और A5 की A प्लस 5D, सॉरी 4D A प्लस 4D। और इनकी वैल्यूज लिखो, A1 की वैल्यू क्या आई थी? A, और A2 की वैल्यू क्या आई थी? B, फिर इसकी वैल्यू क्या आई थी? C, D, E, ये सब आई है C, D, E। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, ये नंबर्स खुद ही ABCDE में दिए हुए हैं, तो मैं स्मॉल a और स्मॉल d लेटर्स अज्यूम नहीं कर सकता, क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल d उसने इस्तेमाल कर लिए। हम कोई भी अजम्पशन करते हैं तो डिफरेंट लेटर्स का होना चाहिए, तो हम कैपिटल A और कैपिटल D का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये A कैपिटल A होगा हर जगह, और ये D भी क्या होगा? कैपिटल D होगा हर जगह। डन? ओके ठीक है। अब सवाल क्या है? A माइनस 4B, A माइनस 4B प्लस 6C माइनस 4D प्लस E की वैल्यू निकाल के बताओ। इनकी वैल्यू निकालनी है, बताओ मुझे, एक्सप्रेशन पढ़ के बताओ किसकी वैल्यू चाहिए आपको, पढ़ना। A माइनस 4B, आगे बोलो, 6C, आगे बोलो, आगे बोलो। तो इन सब की वैल्यू यहां से कॉपी पेस्ट करो, अभी अभी जो आपने लिखी है, बताओ। सबसे पहले A की वैल्यू आपने क्या लिखी है? कैपिटल है, लिख दो, -4 एज इट इज। T की वैल्यू क्या लिखी है आपने? कैपिटल A प्लस कैपिटल D, बोलो आगे क्या है? प्लस 6C, 6 लगा दो एज इट इज। C की वैल्यू क्या लिखी है आपने? कैपिटल A प्लस 2 इंटू कैपिटल D, आगे बोलो -4D। तो D की वैल्यू क्या लिखी है आपने? बोलो कैपिटल A प्लस 3D, और लास्ट में क्या है? प्लस E। तो E की वैल्यू क्या लिखी है आपने? A प्लस 4 कैपिटल। ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि जो ABCDE, ये 4B की वैल्यू हो गई, ये 6C की वैल्यू हो गई, ये -4D की है। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ कि सारी एक्सप्रेशन A और D में कन्वर्ट हो चुकी है। वहां पे 5 अलग अलग वेरिएबल्स थे ABCDE, लेकिन इस एक्सप्रेशन में केवल और केवल 2 ही वेरिएबल्स हैं, कैपिटल A और कैपिटल D। वो भी सब कट जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 आता है। वो भी सब क्या हो जाएंगे? अभी कट कटा के खत्म हो जाएंगे। देखो कैसे करो उसको सॉल्व। A माइनस 4 इंटू A, बोलते जाओ, -4 है,
-4 इंटू डी प्लस 6 इंटू, या तो आंसर ए आएगा, देखना, या तो आंसर ए आएगा, या तो फर्स्ट टर्म ही आंसर होगी या फिर 0 होगा। देखते हैं क्या आता है। 6 इंटू ए, 6 इंटू 2d, -4 इंटू ए, -4 इंटू 3d और a प्लस 4d। ए गिनो कितने, ए गिनना, ए कितने, देखो एक तो यहाँ है 1 -4 -3, ठीक है, 1 -4 -3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 3 -4 -1 और -1 प्लस 1 शून्य, ए हो गए, एक ए कट गए पूरे, ए की संख्या कितनी हो गई, 0 ए हो गए। अब डी गिनना जरा, डी कितने हैं, -4 प्लस 12 कितना होता है, प्लस 8, अच्छा प्लस 12d माइनस 20 को तो एज इट इज काट दो, चलो जो एज इट इज कट रहा है। अब गिनो कितने हैं, -4 प्लस 4, ये लो साहब, डी भी कट गए, डी भी कट गए, तो 0 ए प्लस 0 डी, यानी कुल मिला के आंसर है 0। ए भी सारे कट गए और डी भी सारे कट गए, सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, 0। ओके, क्लियर, चले नेक्स्ट। आप बातें करते हुए दिखाई नहीं देने चाहिए, सीट चेंज कर दो, हाँ कर दूं डिलीट। ओके, एग्जाम्पल 5 के बाद चलते हैं नेक्स्ट, एग्जाम्पल 6 लाइन से दिए भाई शैली और आर्या ने। हाँ जी, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम गिवन है 42, किसने डाला, आर्या ने या शैली ने, अभी देख लेंगे हम तो। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो पहले 6 टर्म्स का सम है 42 है ना, तो पहले 6 टर्म्स के सम को बोलते क्या है आर्या, S6, तो S6 हो गया 42, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पहली इंफॉर्मेशन पता चल गई, यहां से इक्वेशन बनने वाली है। ओके, सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है पढ़ना, द रेशियो ऑफ 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म इज 1/3। रेशियो क्या होता है, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 10th टर्म को क्या कहते हो, A10, 10th टर्म को क्या बोलते हो, A10 डिवाइडेड बाय 30th टर्म को क्या बोलते हो, A30। इसका रेशियो कितना गिवन है, 1:3, यानी 1/3। ये हो गई दूसरी इंफॉर्मेशन। दो इंफॉर्मेशन से दो इक्वेशन बनेगी, वहां से ए और डी निकलेगा, जो चाहे वो निकाल लो। कैलकुलेट द फर्स्ट एंड द 13th टर्म, यानी A1 चाहिए उसको और A13 चाहिए, कुछ भी निकाल लेंगे एक बार, ए और डी निकल जाएगा। तो इसको एक्सपेंड ही तो करना है ए और डी में, बोलो ए और डी में एक्सपेंड कर सकते हैं। S6 को करो जरा, S6 का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा, n/2 क्यों बनेगा, 6/2 बनेगा, कितनी बार बोलूं, n/2 बोला, ठीक है, तो आगे बोलो 2a प्लस n-1 नहीं 6-1, ठीक है, इंटू व्हाट, डी, इक्वल टू क्या हो गया, लग गया तो उधर भी आ जाओ। A10 का फॉर्मूला बोलो ए और डी में, A10 का फॉर्मूला बोलो ए और डी में, n/2, S10 नहीं कह रहा हूं, A10 कह रहा हूं, बोल a प्लस 9d, और A30 का बोलो इक्वल टू व्हाट, इधर आ जाओ, इधर सॉल्व किया तो 6/2 क्या हो गया, 3, ये क्या हो गया, अच्छा मल्टीप्लाई भी कर दो, चलो 3 इंटू 2a 6a, और ये 6-1 5 हो गया, तो 3 5 जा 15d इक्वल टू 42। सबको 3 से उड़ाओ, तो 3 से काटेंगे तो 2a, 15d को 3 से काटेंगे 5d, और 42 को काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है क्या, उधर आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू a 3 इंटू 9d 27d, और 1 को इससे करेंगे तो सेम आएगा, a प्लस 29d, सो a को उधर भेजो, 3a माइनस a क्या होगा 2a, और 27 को उधर भेजो, 29d माइनस 27d क्या होगा 2d, ये लो 2 से 2 और कट गया, तो a इक्वल टू डी आ चुका है। a की वैल्यू t इधर पुटअप कर दो, a आ जाएगा, जो a आएगा वही d आएगा, क्योंकि a और d तो बराबर है। a की वैल्यू d इधर पुटअप कर दो, ये a है ना, इसकी जगह d पुटअप कर दो, तो 2d प्लस 5d 7d 14 हो गया, तो d कितना हो गया, तो d 2 हो गया, तो a भी 2 हो गया, क्योंकि a और d तो बराबर है, तो a और d दोनों 2 हो गए, जो चाहे निकाल लें, निकल जाएगा। क्लियर, चले नेक्स्ट, 1x, देखो जब रेशियो इधर भी है और इधर भी है,
तो फिर आपको x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर आप करते हो देखो 1x और 3x तो भी x से x काट के 1/3 बचता है ना, कुछ फायदा नहीं हुआ ना उसको x को लेने। ठीक है ना, ये तो हो गया। 4 एंगल्स एपी में है तो पहला एंगल 75, देन 85, 95, 100, चारों का सम 360 आ रहा है, तो इजी था काफी। अब 207, ये तीनों क्वेश्चन है क्या? ये तीनों क्वेश्चन डाउटिंग आ रहे थे तो बस पहला ही था? ठीक है, पहला ही था ना बस, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी, ये क्या है? राइट द nth टर्म ऑफ द एपी। शौर्य वीडियो ऑन करो फिर। राइट द nth टर्म ऑफ द एपी, और कहाँ गया? राइट द nth टर्म ऑफ द एपी, और एपी क्या गिवन है? 1/m। एपी क्या गिवन है बोलो? 1/m पहली टर्म, 1 + m/m दूसरी टर्म, 1 + 2m/m तीसरी टर्म। तो ये एपी गिवन है। जैसे ही एपी गिवन होती है तो पहली चीज क्या करते हैं? ए और डी निकालते हैं। तो ए क्या होगा यहाँ पे? पहली टर्म a1 यानी कि 1/m, और डी क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a2 - a1। टेल मी व्हाट इज a2? 1 + m/m माइनस व्हाट इज a1? तो m एलसीएम आ गया इसमें, बोलो m एलसीएम आ गया, तो ये क्या बना? 1 + m - 1, 1 - 1 कट गया, क्या बचा? m/m, और m/m क्या होता है? 1। m/m m होता है? कौन बोला है? m/m 1। तो ये हो गया कॉमन डिफरेंस, 1 आ गया और a आ गया 1। अब आपसे क्या पूछा है उसने? फाइंड द nth टर्म। nth टर्म को क्या बोलते हैं? an। तो an ही तो फाइंड करना है। an फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1 टाइम्स d। तो a की वैल्यू तो है 1/m, पुटअप करो ऊपर से। a की वैल्यू है 1/m प्लस n, तो n ही रहेगा भाई। nth टर्म पूछा है, n की वैल्यू ही नहीं दी, nth टर्म पूछा है तो आंसर भी n में ही आएगा। इनटू d की वैल्यू तो 1 है, d की वैल्यू 1 है, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा 1/m प्लस n - 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो n - 1 ही आएगा। m को ले लो एलसीएम, ये हो जाएगा 1 प्लस m इंटू n mn, और m इंटू -1 -m, दैट्स इट। इसके आगे नहीं सॉल्व हो, यही आंसर, ठीक है। आंसर m और n की फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि एपी n और टर्म n तो पूछी है। तो एपी देखो, इसकी पहली टर्म m की फॉर्म में, इसकी दूसरी टर्म भी m की फॉर्म में, इसकी तीसरी टर्म भी m की फॉर्म में, तो इसकी कोई भी टर्म m की फॉर्म में तो आएगी। अब सर हमारे तो n भी आ रहा है, तो n इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने nth टर्म पूछा है। अगर वो थर्ड टर्म पूछता, n की वैल्यू 3 देता, तो फिर n नहीं आता निकल के, लेकिन उसने n की वैल्यू नहीं दी ना, तो हमारे आंसर में n भी निकल के आएगा। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये अगला वाला भी है क्या? ये किसने भेजा है? ये सेकंड भी है क्या? नहीं। नेक्स्ट, हाँ जी, अजर्शन किसने भेजा है? अजर्शन रीजन, हाँ ये अजर्शन और रीजन से अवधि को खास फोबिया है, जबकि इससे सरल तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। चलो देखो, अजर्शन रीजन के सवालों को पहले तो अजर्शन रीजन के सवाल हैं ये भूल जाओ, और जैसे वो कॉन्सेप्ट वाइज उसको सॉल्व करो, और फिर अजर्शन रीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। तो अजर्शन क्या है? There will be 10 rows in the flower bed if there are 23 plants in the first row, 21 in the second row, 19 in the third row and so on। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि पहली रो में कितने प्लांट्स होंगे? 23। उसके बाद फ्लावर बेड समझते हो ना, इस तरीके से मान लो कोई बेडशीट मान लो, चलो बेडशीट में मान लो फ्लावर्स ऐसे अरेंज है, तो पहली रो में कितने फ्लावर्स अरेंज करने हमको? 23। सेकंड रो में कितने करने हमको? 21। थर्ड रो में कितने करने हमको? 19 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। तो कॉमन डिफरेंस पकड़ में आया, -2 तो आ गया मेरा कॉमन डिफरेंस, और ए कितना आ गया मेरा? 23, और डी आ गया मेरा -2। चलो यहां तक तो समझ में आया आपको। अब ये क्या कह रहा है? 5 रोज प्लांट, अच्छा लास्ट रो में भी तो गिवन है, लास्ट रो में कितने गिवन है? 5। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि कितनी रोज होंगी? ये टोटल कितनी रोज होंगी? 10।
ये कितनी रोज होंगी, आंसर दे रहा है वो। असर्शन रीजन में हमेशा आंसर भी देता है, ठीक है। तो इसमें कितनी रोज होंगी, यानी इसमें 10 टर्म्स होंगी। कितनी टर्म्स होंगी, 10। तो आप चेक करो होंगी या नहीं होंगी। कैसे चेक करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आखिरी टर्म का सीक्वेंस निकाल लो। बोलो, आखिरी टर्म का अगर सीक्वेंस निकाल लूं तो उतनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो आखिरी टर्म का सीक्वेंस क्या है, आखिरी टर्म क्या है बताओ, 5। तो an को 5 से इक्वेट कर दें। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5। a की वैल्यू क्या है 23, n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 5। 23 को उधर भेजो, सो n माइनस 1 इंटू -2 इधर रह गया, और 5 माइनस 23 कितना होता है, -18। -2 इधर से जाके डिवाइड हो जाएगा, कितना होगा 9, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 10। तो उसने भी कहा था 10 टर्म्स है, और हमारे भी 10 टर्म्स निकली, यानी असर्शन तो करेक्ट है। असर्शन तो करेक्ट है। क्या कहा था उसने कि 10 रोज होंगी, अगर पहले में 23 अरेंज करो, दूसरे में 21, तीसरे में 19, चलते जाओ और आखिरी में 5 अरेंज करो, तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी 10। 10 ही निकली ना, तो यानी असर्शन तो करेक्ट है। रीजन देखो, रीजन क्या कह रहा है, रीजन में उसने सम का फॉर्मूला दिया है। रीजन में उसने सम का फॉर्मूला दिया है। पहले तो देखो फॉर्मूला सही दिया है क्या, नहीं है, गलत है। सम का फॉर्मूला गलत है, n/22 प्लस n-1। सही है ना। तो देखो मेरी बात सुनो, रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो सही है क्या, रीजन में क्या स्टेटमेंट गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी, ये होता है ना। असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो भी सही है। असर्शन में उसने क्या कहा कि 10 रोज होंगी और निकली, तो करेक्ट तो दोनों है, करेक्ट तो दोनों है। लेकिन असर्शन का जो आंसर मैंने निकाला उसमें मैंने रीजन वाले फॉर्मूले की मदद ली क्या, नहीं। अगर यहां पे फॉर्मूला ए एन का देता ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो मैं क्या कहता कि रीजन ने असर्शन की मदद की है सॉल्व होने में। लेकिन इस बार रीजन ने असर्शन की मदद नहीं की। रीजन जो है वो करेक्ट है, लेकिन वो असर्शन की मदद नहीं कर रहा है। तो 4 ऑप्शन कौन से मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। पहला ऑप्शन होता है कि असर्शन और रीजन दोनों सही है, और असर्शन ने रीजन की मदद ली है, पहला ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, असर्शन रीजन दोनों सही है, पर असर्शन ने रीजन की मदद नहीं ली है। तीसरा ऑप्शन क्या होता है, असर्शन सही है रीजन गलत है। चौथा ऑप्शन क्या होता है, असर्शन गलत है रीजन सही है। तो तीसरा चौथा ऑप्शन तो आएगा नहीं क्योंकि दोनों सही है। लेकिन असर्शन ने रीजन की मदद नहीं ली, उसको जो फॉर्मूला चाहिए था वो nth टर्म का फॉर्मूला था सीक्वेंस निकालने का, ये भाई साहब इसको एसएन का फॉर्मूला दे रहे हैं। तो तू दे रहा है सही है, तू गलत नहीं बोल रहा, लेकिन तेरी मदद की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्या कहा जाता है कि असर्शन भी सही रीजन भी सही, बट रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, समझ में आया ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं। असर्शन को पहले इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, रीजन को फिर बाद में इंडिपेंडेंटली देखो, पहले तो डिसाइड करो दोनों में से कौन सही कौन गलत, और फिर ये देखो कौन किसकी मदद कर रहा है सॉल्व होने में। मतलब रीजन असर्शन की मदद कर रहा है नहीं कर रहा है, असर्शन तो रीजन की मदद कभी नहीं करेगा, करेगा तो रीजन ही असर्शन की मदद करेगा। ओके, और भी है क्या असर्शन रीजंस वाले, एक और है, चलो एक और है वो भी देखो। चला क्यों जाता है बाद में, ये वाला देखो, 11 टर्म्स का सम है, 11 टर्म्स का सम है 330, 11 टर्म्स का सम है 330, उसकी मिडिल मोस्ट टर्म है 30। तो पहले तो ये सोचो कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, और रीजन में फिर उसने एसएन का फॉर्मूला दिया है a प्लस एल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, ये फॉर्मूला तो करेक्ट है, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन अब वो इस फॉर्मूले से ये आंसर आ सकता है क्या भाई, सम ऑफ 11 टर्म्स 330 होगा, इसका आंसर इस फॉर्मूले से आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये अपने को सोचना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अगर मेरे पास 11 टर्म्स हैं, एक बार मैं 11 टर्म्स का स्ट्रक्चर रेडी करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब इसमें मिडिल मोस्ट टर्म क्या गिवन है 30, तो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होती है, सिक्स्थ टर्म, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 30 आ रहा है, सिक्स मिडिल मोस्ट टर्म यही होगी ना। ये 30 गिवन है, तो इन सबका सम 330 होगा। केवल एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये 30 है, और इन सबका सम क्या होगा 330 होगा। क्या केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन से पता लगाया जा सकता है क्या इसका सम 330 होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, यस। सम का शुरुआत में आपको एक
यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया था, एवरेज इनटू नंबर दिया था। और एपी की दुनिया में एवरेज कैसे निकालते हैं, या तो पहले और आखिरी का एवरेज निकालो, बोला था, या दूसरे और सेकंड लास्ट का एवरेज निकालो। ये नहीं गिवन है तो तीसरे और थर्ड लास्ट का निकाल लो, वो भी नहीं गिवन है तो चौथे और फोर्थ लास्ट का निकाल लो, और वो भी नहीं गिवन है तो पांचवे और फिफ्थ लास्ट का निकालो, और वो भी नहीं गिवन है तो बीच वाले का निकालो। तो बीच वाला 30 है तो 30 का एवरेज 30, सो एवरेज आ गया 30, नंबर ऑफ टर्म्स 11, आ गया ना 330। सो केवल मिडिल मोस्ट टर्म से हम सम निकाल सकते हैं, बस मिडिल मोस्ट टर्म को नंबर ऑफ टर्म से गुणा कर दो, बस मिडिल मोस्ट टर्म को क्या कर दो, सम से गुणा कर दो, क्योंकि फॉर्मूला है एवरेज इनटू नंबर। फॉर्मूला क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, उनके बीच का नंबर। अब इस एपी में बीच का नंबर 30 है तो 30 ही तो एवरेज है, एवरेज का मतलब ही बीच का नंबर होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, इधर ज्यादा बड़े नंबर है, इधर छोटे नंबर है, तो बीच का नंबर एवरेज होगा। तो 30 बीचों बीच रखा हुआ है, तो इस पूरी सीरीज का एवरेज भी 30 ही होगा। और एवरेज इनटू नंबर करते हैं तो सम मिलता है, मिलता है ना। तो याद करो, सम का सबसे पहला फॉर्मूला हमने यही दिया है आपको, उसके बाद शुरू हुए बाकी फॉर्मूले तो। और इसको शायद किसी सबने नजरअंदाज कर दिया होगा, देखो काम आ गया। अब सवाल ये है कि इस फॉर्मूला ने इसकी मदद करी या नहीं करी, करी क्या, इस फॉर्मूला ने इसकी मदद करी क्या, नहीं करी ना, करी नहीं, इस फॉर्मूला ने a प्लस एल करी है। अब मैं बताऊं कैसे करी है, सुनना ध्यान से। इस फॉर्मूला ने क्या कहा आपको, इस फॉर्मूला ने क्या कहा आपको, एस एन इक्वल टू क्या कहा, बोलो बोलो, n/2 इंटू a प्लस एल, इस फॉर्मूला ने ये कहा आपको। अब इस फॉर्मूला को सॉल्व करता हूं, n की वैल्यू पता नहीं 11, 11 टर्म्स है, तो s11 इक्वल टू 11/2, पहली टर्म नहीं पता। l को क्या बोलते हो आप, a प्लस, बोलो, अच्छा l तो लास्ट टर्म है ना 11, l को आप a11 बोल सकते हो ना लास्ट टर्म। 11 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म 11वीं टर्म होगी नहीं होगी, और 11वीं टर्म को हम क्या बोलते हैं, a प्लस 10d। तो ये l की वैल्यू है और ये फर्स्ट टर्म है, समझ आया। आगे सॉल्व करते हैं, 11/2 a प्लस a और 10d, तो 2 को कॉमन ले लो, तो क्या बचा, a प्लस 5d, 2 से 2 कटा, और a प्लस 5d सिक्स्थ टर्म है, और सिक्स्थ टर्म गिवन है, a प्लस 5d सिक्स्थ टर्म नहीं होती क्या भाई, a प्लस 5d क्या होती है, अच्छा a6 को याद रखोगे a प्लस 5d होता है, तो a प्लस 5d को उल्टा याद नहीं रखोगे कि a6 होता है। और a6 तो गिवन है, अगर 11 टर्म्स में मिडिल मोस्ट टर्म है तो 11 टर्म्स में मिडिल मोस्ट टर्म a6 ही होगी, और a6 तो गिवन है 30। तो इस फॉर्मूले ने भली बात ही मदद करी आपकी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कि रीजन भी सही, असर्शन भी सही, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, विश्वास उठ गया दुनियादारी से, अब कल टेस्ट के लिए रेडी हो जाओ। पूछते जा तू, मैं कल टेस्ट तो लूंगा ही लूंगा। ये वाला थीफ वाला, हाँ, तो फिर नॉट, फिर आप ना तो आंसर निकाल सकते हो ना रीजन उसकी मदद कर सकता है, उसको एवरेज देना पड़ेगा। सम का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इनटू नंबर। अब एवरेज कैसे निकालते हो, या तो पहली और आखिरी टर्म देगा एवरेज निकालने के लिए, या दूसरी और सेकंड लास्ट देगा, या तीसरी और थर्ड लास्ट, या चौथी और फोर्थ लास्ट, या पांचवी और फिफ्थ लास्ट, या फिर मिडिल मोस्ट टर्म देगा। इनमें से कोई एक चीज इंफॉर्मेशन में तो देगा वो। ठीक है, ये चोर पुलिस खेलना है, खेल लो खेल लो। कल को ये नहीं कहोगे कि सर आपने डाउट्स नहीं सॉल्व करी थी ना इसलिए हमने टेस्ट के लिए रेडी नहीं है। एक थीफ भागता है यूनिफॉर्म स्पीड से, एक थीफ चोर के पीछे भागता है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड कितनी है उसकी, 100 मीटर पर मिनट, एक मिनट में कितना भाग लेता है, 100 मीटर। अब थीफ तो भाग गया, एक मिनट बाद पुलिसमैन की नजर पड़ी उस पर, तो एक मिनट में वो कितना भागा होगा, पहले तो 100 मीटर ही भागा होगा, स्पीड ही उसकी 100 मीटर पर मिनट है। यानी कि जब पुलिस ने चोर को देखा, दोनों के बीच में 100 मीटर का फासला है ना, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी है और पुलिस की नजर एक मिनट बाद पड़ी, तो एक मिनट तक तो भाग चुका था। तो लेट्स से दिस इज पुलिसमैन एंड लेट्स से दिस इज थीफ, तो इनके बीच में इनिशियल गैप कितना है, 100 मीटर का। कितना गैप है, ऑब्वियसली पुलिस को थीफ को पकड़ना है, पुलिस चोर का गेम ही यही होता है। आगे बढ़ते हैं, अब
ही गोस विथ ए स्पीड, ऑब्वियसली उसको पुलिसमैन को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो शुरुआत में तो वो 100 मीटर पर मिनट की स्पीड से ही भागा पहले मिनट में। तो अब चोर की स्पीड भी उतनी और पुलिस की स्पीड भी उतनी, तो कभी पुलिस चोर को पकड़ पाएगी क्या? वो 100 मीटर का गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। जो इनिशियल गैप था 100 मीटर का और दोनों बराबर स्पीड से भागेंगे तो वो गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। तो पहले मिनट में तो ये हुआ कि साहब गैप मेंटेन रहा, लेकिन फिर पुलिस ने देखा यार स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो दूसरे मिनट में उसने 10 मीटर पर मिनट की स्पीड बढ़ा दी, यानी 100 से 110 कर दी। और फिर ऐसे करके हर एक मिनट में अपनी स्पीड बढ़ाता गया, ऐसे करके हर एक मिनट में अपनी स्पीड बढ़ाता गया। सो कितने मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगा? 10 मिनट में। देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इनिशियल गैप कितना है बताओ? 100 मीटर। इनिशियल गैप कितना है? 100 मीटर। अब सबसे पहले मिनट में तो पुलिस और चोर बराबर स्पीड से भागे, तो कुछ गैप कवर हुआ होगा क्या? नहीं हुआ होगा। तो 0 मीटर का गैप कवर हुआ। सर गैप कवर ही नहीं हुआ। नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? दूसरे मिनट में उसने 10 मीटर की अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो 10 मीटर का गैप कवर हुआ होगा, मानते हो? भाई उसकी 110 हो गई और उसकी 100 ही रह गई, तो 10 मीटर कवर किए होंगे पुलिस ने। दूसरे मिनट में 10 मीटर कवर हुए, ऐसे करके 10-10 मीटर बढ़ाता गया, फिर 20 मीटर कवर हुए, ऐसे करते करते चल रही है कहानी। तो पूरा 100 मीटर कब कवर होगा, यही तो सवाल है। तो SN गिवन है 100, निकाल लो। SN गिवन है 100, SN का फॉर्मूला n/2, n तो निकालना है ना आपको, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ये तो पता करना है आपको, कितने टर्म्स का सम 100 है ये तो पता करना है। 100 मीटर टोटल कितने देर में कवर हुआ। 2a, a की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि पहले मिनट में तो कुछ कवर हुआ ही नहीं था, प्लस n-1, और d कितना है? कितना डिफरेंस है इसमें? 10-10 मीटर का, इक्वल टू व्हाट? 100। सो इट इज लाइक n/2, ये तो 0 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया। 10 इंटू n-1 करो, 10n - 10, या फिर एक काम करो 2 से काट दो 10 को, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये 2 भी कट गया, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू n 5n - 5 इक्वल टू 100। n इंटू, जब n मिसिंग होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है n इंटू 5n और n इंटू 5 माइनस 100 इक्वल टू 0। 5 से काटना जरा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना जरा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 इक्वल टू 0। बोलना, स्प्लिट करना इसको, -5 + 4, बोलो, -5n + 4n, -5 इंटू 4 करते हैं तो -20 आता है, कॉमन लो इसमें से, तो क्या बचा? n-5। 4 को कॉमन लो इसमें से, क्या बचा? n-5। यहां से n-5, वहां से n + 4 इक्वल टू 0। यहां से n की वैल्यू, वहां से n की वैल्यू, n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है, रिजेक्टेड। 5 मिनट में पकड़ लेगा। देखो पहले मिनट में कुछ कवर नहीं हुआ, दूसरे मिनट में 10 मीटर कवर हुआ, तीसरे मिनट में 20 होगा, चौथे में बताओ 30 मीटर कवर हो गया, और पांचवें में बताओ 40 मीटर कवर हो गया। तो पूरा 100 मीटर कवर हो तो गया, गिन लो, सबका सम 100 ही तो आ रहा है। तो 5 मिनट में ही पकड़ लेगा पुलिस, ठीक है। आफ्टर 5 मिनट्स द पुलिस विल बी एबल टू कैच। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. Bye. Tomorrow's test is confirmed in the evening time. नहीं अभी कोई डाउट?